नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। 5 राज्यों के चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज चल रही है। कई जगह कल विड्रॉल फॉर्म भी की आखिरी डेट भी निकल गई। अब फाइनल सूची भी मध्य प्रदेश अ, में आने को है, छत्तीसगढ़ में आने को है। लेकिन एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो बार-बार कहता है कि हमने इस बार पूर्ण व्यवस्था की है, मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा है। लेकिन छत्तीसगढ़, जो नक्सली प्रभावित राज्य भी माना जाता है, वहाँ पर क्या मतदाता अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने की स्थिति में हैं? हाल ही में जो रिपोर्ट आई है सामने, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। निर्वाचन अधिकारी इंटीरियर में नक्सली ग्रस्त एरिया जैसे बस्तर हो गया, जगदलपुर एरिया हो गया, वहाँ इंटीरियर में जाने को डर रहे हैं। वहाँ के कलेक्टर हाथ ऊपर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मतदान का बूथ तो बना देंगे, लेकिन मतदाताओं को उस बूथ में आने के लिए कुछ लोगों को तो 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी होगी। क्या 5,000 मतदाता छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अपने अधिकार का उपयोग करने से वंचित रहेंगे? रिपोर्टें बताती हैं कि बस्तर के नारायणपुर, बीजापुर इलाके में, बस्तर संभाग के मतदाताओं को मिनिमम 22 किलोमीटर, मैक्सिमम 100 किलोमीटर चल के जाना होगा यदि उन्हें मतदान करना है तो। खासकर बीजापुर जिले के दूर-दराज गाँव में ग्रामीणों को 100 किलोमीटर का रास्ता तो तय ही करना होगा यदि उन्हें मतदान देना है तो। ना कोई वाहन की व्यवस्था सरकार कर पा रही है, ना उन लोगों के पास कुछ वाहन की व्यवस्था है। चेरपल्ली, सेंड्रा, पलिसगुड़ी, इरपागुड्डी, एड़ापल्ली, इन सभी क्षेत्र के बूथ भोपालपट्टनम में शिफ्ट किए गए हैं। कुछ बूथ रास्ते के साइड पे लगे हैं, गाँव के अंदर नहीं, और जंगल से 60-60 किलोमीटर ग्रामीणों को आना पड़ेगा वोटिंग के लिए। ये वही क्षेत्र है जहाँ नक्सलियों ने भी बहिष्कार किया है। 148 निर्वाचन अधिकारियों की टीमें होगी जो हेलीकॉप्टर द्वारा उन मतदान केंद्रों पे पहुंचाई जाएगी। लेकिन बूथ तो खड़ा हो जाएगा, मतदान करने वाले कैसे आएंगे, इसके बारे में न राज्य सरकार, न केंद्र सरकार, न चुनाव आयोग ने या किसी भी राजनीतिक दल ने कोई व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बीजापुर के कलेक्टर कहते हैं कि जंगल में 60 किलोमीटर तक फोर्स भेजनी पड़ेगी हमें इंटीरियर में, यदि वहाँ बूथ एस्टेब्लिश करते हैं तो, और 60 किलोमीटर जंगल के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स भी जाएगी तो शहादत नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं है। फायरिंग हो गई, शहादत हो गई तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए हम बूथ ही वहाँ नहीं लगा रहे हैं। ये मुझे समझ के परे है। यदि नक्सलियों ने पैरामिलिट्री फोर्स पर हमले किए, तो उससे एक इम्पैक्ट जाएगा कि नक्सली बहुत ज़्यादा आक्रामक है। इस वजह से मतदाता नहीं आएगा। लेकिन इन्हीं नक्सलियों के डर से यदि मतदान केंद्र गाँव से रास्ते पर शिफ्ट किए जाते हैं 60-60 किलोमीटर दूर, तो ये अपेक्षा कैसे रख सकते हैं कि नक्सलियों ने बहिष्कार करने के बाद भी ग्रामीण अपनी जान हथेली पर लेकर इस लोकतंत्र के महाकुंभ में आहुति देने आएगा? वो तो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं। यही कारण है कि वहाँ 2018 का यदि मैं आंकड़ा बता दूँ, तो कांकेर में 138 केंद्र थे,
बीजापुर में 65 केंद्र ऐसे हैं, सुकमा में 37 पोलिंग बूथ, दांतेवाड़ा में 22, नारायणपुर में 7, जहां 10% से भी कम वोटिंग हुई, क्योंकि मतदाताओं को कोई सिक्योरिटी नहीं है नक्सलियों से जब वो मतदान करने आए तो। बस्तर संभाग में जहां की बात कर रहा हूं मैं, कुल 2,974 बूथ है, उनमें से 1,288 नक्सलीग्रस्त है और 321 अति संवेदनशील है। अब यदि मैं दूरी बताऊं आपको, तो नारायणपुर जिले में 90 किलोमीटर कई मतदाताओं को चल के जाना पड़ेगा, कोई साधन नहीं है मतदान करने को। पालखेड़ा, पालेमेरा पालेमेटा, ये जो बूथ थे ये सोनपुर शिफ्ट किए गए, तो मतदाताओं को 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। गट्टा कला, ये 40 किलोमीटर दूर ओरछा में शिफ्ट किया, तो वहां पे गट्टा कला के मतदाताओं को 40 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ेगा। पांगुड़ कोठी का बूथ छोटे बेठिया पे शिफ्ट किया, जो 27 किलोमीटर दूर है, तो वो भी दूरी उन्हें पैदल करनी पड़ेगी। ये बात तब है जब हमारे देश के गृह मंत्री लगातार इस बात को कहते आए हैं कि नक्सलियों की एक्टिविटी में 77% कमी आई है 2022 में 2010 के अनुपात में। लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार में वो लगातार कहते हैं कि भाजपा को शासन दीजिए, हमको सत्ता में लाइए, हम नक्सलियों से आपको पूर्ण मुक्ति दिलवाएंगे। लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं देते कि 2015 में, खासकर 2013 में, 26 मई 2013 में जगदलपुर के दरबा घाटी में जो 250 नक्सलियों ने हमला बोल दिया था, परिवर्तन यात्रा से लौट रहे कांग्रेसियों पे, और करीब-करीब 25 लोग मारे गए थे, जिसमें कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व था राज्य का, सारा का सारा उसमें मारा गया था। तब रमन सिंह की सरकार थी। अमित शाह जी नेशनल पॉलिसी ऑन एक्शन प्लान अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट 2015 में एक उन्होंने पॉलिसी लाई थी, 2015 में, 2014 सत्ता में आने के बाद। तो वो जो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो 2015 में बना था, आज 7 साल हो गए 2022 में। इस प्लान के तहत इस होनहार केंद्र सरकार ने जो नक्सलिज्म का जो सेक्टर है, वो डायरेक्ट केंद्र के भी अधीन आता है, उन्हें राज्य सरकार के बीच में नहीं लाना पड़ता। और हाल ही में, ज्यादा ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अमित शाह जी ने महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों के साथ मुलाकात करके नक्सलिज्म पे केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट किया था। ऐसी क्या बात है कि केंद्र सरकार सिर्फ बात करती है और वायलेंस कहीं कंट्रोल नहीं कर पाती? आज भी जो पुराना दंडकारण्य है, जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना को टचिंग है, जो महाराष्ट्र की गढ़चिरौली के तरफ आता है, वहां आज भी नक्सलियों का प्रकोप जारी है। कानून उन्हीं का चलता है और हमारी 56 इंच की सीने की सरकार, केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है।
मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी शहादत होती है, या तो वहाँ ग्रामीण मारे जाते हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी मारे जाते हैं। यही सरकार जब थी, तब पैरामिलिट्री फोर्स के लोग, जवान दोपहर को खाना खाने बैठे और फायरिंग करके कईयों को मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा था। तब भी बीजेपी की ही सरकार थी, राज्य में भी और केंद्र में भी। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी वहाँ हत्याओं में कमी नहीं थी। और ये सिर्फ नक्सलिज्म का नहीं है। और मैं हिंसा की ही बात करूँ, तो जो हाल ही में यानी कल जो सामने आया मणिपुर में, वो और भी भयावह है कि रास्तों पे कुकीज़ ने कब्ज़ा कर लिया, पहाड़ियों से जवानों पे फायरिंग हो रही है। एक डीएसपी लेवल का अधिकारी चिंगथम आनंद को गोली लगी और उनकी मृत्यु हुई। उनको श्रद्धांजलि सभा भी सरकार नहीं दिलवा पा रही है, श्रद्धांजलि नहीं दे पा रही है, क्योंकि सरकार को भी अपने आप को असुरक्षित लगते हैं। ये मणिपुर की स्थिति है, 2 मई से मणिपुर जल रहा है और आज भी लगातार जल रहा है। और सरकार है कि कहती है, हम यूक्रेन और इज़राइल के युद्ध में मध्यस्थी करने को तैयार हैं। अपना एक राज्य सँभाले नहीं जाता। 370 के बाद हिंसा और आतंक जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज चौथा दिन है। कश्मीर के बारामूला में फिर टारगेट किलिंग हुई और एक पुलिसकर्मी को गोली मारी गई और उसकी मृत्यु हुई। लगातार 4 चौथा चौथा केस है, लगातार रोज हो रहा है और हम कह रहे हैं कि सब ठीक है। जो लोग बस्तर संभाग में रहते हैं, जो आदिवासी बस्तर संभाग में रहते हैं, उनके जीवन की स्थिति क्या होगी यदि मतदान के लिए निर्वाचन अधिकारी भी वहां जा नहीं सकते अंदर इंटीरियर में, तो वो लोग कैसी जिंदगी जीते होंगे? क्या कोई संविधान वहां लागू होता होगा? ये उन आदिवासियों की स्थिति है और ये तब है जब हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री बार-बार ये कहते हैं कि विपक्ष आदिवासियों की खिलाफत करता है। 2014 से नरेंद्र मोदी जी लगातार सत्ता में हैं। तो फिर ये बस्तर के आदिवासियों को क्यों नहीं न्याय दिला पा रहे हैं? ये अहम सवाल है। क्या वो 5,000 लोग अपने मतदान के अधिकार से वंचित रहेंगे? और यदि उन्हें मतदान का अधिकार का उपयोग करना ही होगा, तो 90 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 22-27 किलोमीटर पैर-पैर चल के जाना होगा। इलेक्शन कमीशन वृद्धों के लिए तो घर तक मतदान की प्रक्रिया पहुँचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस अमृत काल में जब देश 75 साल मना रहा है, कल ही पूरे देश से मिट्टी इकट्ठा करके अमृत कलश की स्थापना की है। हमारी सरकार, केंद्र सरकार इवेंट में कमज़ोर नहीं है। नए-नए शगुफ़े, नए-नए लॉलीपॉप, नए-नए इवेंट रोज़ सामने लाती है। लेकिन जो काम उन्हें करना चाहिए, उस पे ध्यान क्यों नहीं देती? ये भी एक अहम सवाल है। या उन तमाम समस्याओं का ध्यान हटाने के लिए ये युवा भारत पोर्टल और अमृत कलश ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि जनता इसमें अटकी रहे, इस सेलिब्रेशन में बनी रहे और वास्तविक जो समस्याएं देश के सामने हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में आतंक हो, चाहे जलता हुआ मणिपुर हो या छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, झारखंड का, बिहार का, नक्सलियों का प्रकोप हो, सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, प्लान करती है, एक्शन प्लान बनाती है, क्रियान्वयन नहीं करती। यही दुर्भाग्य है। इस अमृत काल में भी 2023 में भी बस्तर के 5,000 लोग मतदान से वंचित हो रहेंगे, क्योंकि आप मतदान केंद्र तो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन इतने दूर कि वो जा नहीं पाएंगे। इससे बड़ा हास्यास्पद मजाक
इन मतदाताओं के साथ हो नहीं सकता। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।